नेपाल के युवा सड़क पर क्यों उतर आए? क्या सिर्फ फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब बैन होने से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी वजह छुपी है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के उस यूथ मूवमेंट की जिसने पूरे साउथ एशिया का ध्यान खींचा। ये सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आंदोलन है बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई और नेताओं के ऐशो आराम वाली जिंदगी के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार नेपाल के जनरेशन जेड इतनी नाराज क्यों है? क्या नेपाल का भविष्य फिर से पुराने राजनीति के हाथों बंधक बन रहा है? ये आंदोलन सिर्फ गुस्से का विस्फोट है या आने वाली राजनीति की नई तस्वीर? आज हम आपको बताने वाले हैं नेपाल के जनरेशन जेड आंदोलन की पूरी कहानी। कैसे ये शुरू हुआ और कैसे केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी। पूरा वीडियो को देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि नेपाल के इन मुद्दों की सच्चाई आप सभी तक पहुंचे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से नेपाल की राजनीति बदल सकती है? 2025 की शुरुआत में नेपाल सरकार ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बैन लगा दिया। सरकार का तर्क था कि युवा गुमराह हो रहे हैं, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना। यही वो चिंगारी थी जिसने पहले ऑनलाइन और फिर सड़कों पर आग भड़का दी। नेपाल के जनरेशन जेड यानी ये वही पीढ़ी है जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन और ग्लोबलाइजेशन के साथ अपनी आंखें खोली। इनकी सोच है फ्रीडम, जॉब्स, डिजिटल एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी। नेपाल की बेरोजगारी दर लगभग 11% है, जबकि युवाओं में यह दर 25% से ऊपर मानी जाती है। लाखों युवा पढ़ाई के बाद विदेश में नौकरी ढूंढने जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल की जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा रेमिटेंस यानी विदेश में कमाने वाले युवाओं से आती है। यानी देश में युवाओं को काम नहीं, लेकिन नेताओं के बच्चों को विदेश में पढ़ाई और मौज मस्ती सब मिलता है। जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ, युवाओं ने काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया। पहले शांतिपूर्ण रैली, फिर हिंसक प्रदर्शन। संसद भवन को घेरा, प्रधानमंत्री और सांसदों के घरों पर हमला हुआ। 40 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। संसद भवन का एक हिस्सा जला दिया गया और ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अब आते हैं असली गुस्से की वजह पर। नेताओं के बच्चे, नेपो बेबीज महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वहीं आम नेपाली रोजगार कार्ड बनवाने के लिए कतार में खड़ा है। सोशल मीडिया पर जब इन नेपाल नीपो बेबीज की तस्वीरें वायरल होने लगी, तब लोगों को इंडोनेशिया और फिलिस्तीन के नीपो बेबी कैंपेन की याद आई। युवाओं ने कहना शुरू किया, हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई और पलायन, और उनके लिए ऐशो आराम। यह दोहरा न्याय नहीं चलेगा। वहाँ की सरकार ने हाल ही में टिकटॉक बैन किया और अब बात आई फेसबुक और यूट्यूब बैन तक। सरकार का तर्क था कि यहाँ से नफरत और अफवाह फैलती है, लेकिन युवाओं ने इसे माना कि हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कमाई, अभिव्यक्ति और आंदोलन का हथियार है। टिकटॉक और यूट्यूब से हजारों नेपाली युवाओं की कमाई होती है। एकदम से बैन मतलब रोटी छीन लेना और आवाज़ दबाना दोनों है, और यहीं से आंदोलन भड़क उठा। नेपाल भ्रष्टाचार में 180 देशों में 108वें स्थान पर है। यानी लोग मानते हैं कि सरकार से लेकर लोकल अफसर तक सब कमीशन और भाई भतीजावाद पर चलते हैं। अगर रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार चरम पर, तो युवाओं के पास सड़क पर उतरने के अलावा और क्या विकल्प बचता है? ये आंदोलन सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया में नीपो बेबी कैंपेन चला, फिलिस्तीन में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ युवा खड़े हुए। नेपाल में भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर #नेपाल प्रोटेस्ट, #नीपो बेबी नेपाल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू से लेकर पोखरा और विराटनगर तक युवा एकजुट होकर सड़क पर है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ कुछ हफ्तों में ठंडा पड़ जाएगा, या ये नेपाल की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा? लेकिन अगर नेताओं ने इसे दबा दिया तो शायद नेपाल का युवा फिर से विदेश पलायन ही चुनेगा। तो दोस्तों, नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं, ये युवाओं के सपनों बनाम नेताओं की ऐशो आराम की लड़ाई है। ये भविष्य बनाम पुरानी राजनीति की लड़ाई है। अब सवाल आपसे है,
क्या आपको लगता है कि नेपाल का युवा सच में बदलाव ला पाएगा, या फिर यह आंदोलन भी बाकी आंदोलन की तरह धीमा पड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।